अब हम स्टार्ट करेंगे ओवरीज। ओवरीज का जो बेसिकली फंक्शनल यूनिट है वो है फॉलिकल, ठीक है। फॉलिकल कंसिस्ट करता है oocyte। oocyte को सराउंड करेंगे आपकी ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है, और जो आउटर लाइनिंग है वो बनाएंगे आपके थीका सेल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका जो फॉलिकुलर फेज होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो एक्ट करता है आपके थीका सेल्स के ऊपर और इंड्यूस करवाता है प्रोडक्शन ऑफ दी एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो ये इंड्यूस करवाएगा, ठीक है। जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो एक्ट करेगा, वो स्टिमुलेट करता है आपकी ग्रेन्युलोसा सेल्स को कि वो कन्वर्ट करें आपके एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन के अंदर, ठीक है। ये जब एस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो राइज करेंगे तो वो क्या कराएंगे, इंड्यूस करवाएंगे एलएच सर्ज, जिसकी वजह से होगी आपकी ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन के बाद जो आपका रेजिडुअल फॉलिकल होता है वो बन जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जो कि सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन और ड्राइव करेगा, जो कि प्रोजेस्टेरॉन जो कि ड्राइव करता है आपके सिक्रीटरी फेज, प्रिपेयर करता है आपके एंडोमेट्रियम को पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो सबसे पहला हमारे पास डिसऑर्डर है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, जिसको हम पहले स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते थे, ठीक है। ये बेसिकली एक कम्प्लेक्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो जाती है, इनके एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज़ आएंगी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होंगी, क्रॉनिक एनोवुलेशन हो जाएगी और फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर इसकी पैथोजेनेसिस क्या, ये बेसिकली होता किस तरह से है कि इसमें ये होता है कि जो आपके एलएच के लेवल्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से इंक्रीज़, या तो जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो ज़्यादा है तो एलएच ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी की कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से एलएच जो है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। जब एलएच की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा वो हाइपरप्लेजिया करवा देगा आपके थीका सेल्स का और आपके एंड्रोजन्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब आपके एंड्रोजन्स एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे तो आपकी जो एडिपोज टिश्यू है वो भी कन्वर्ट करवाएगा आपके एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन के अंदर, जबकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट कर रहा था ग्रेन्युलोसा सेल्स को कि वो कन्वर्ट करें एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन के अंदर, ठीक है, वो भी कन्वर्ट कराएंगे। जब एस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करवाएंगे, वो फीडबैक इनहिबिशन करवा देंगे आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को कम करवा देंगे, क्योंकि जब एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाएंगे वो देखेंगे कि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मज़ीद रिलीज़ होगा तो वो फर्दर कन्वर्ट करेगा एंड्रोजन्स को मज़ीद एस्ट्रोजन में, जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो इस वजह से उसकी फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगी। तो क्या होगा, बॉडी के अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके पास इंक्रीज्ड एलएच हो जाएंगे और एफएसएच लो हो जाएगा। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा तो सिस्टिक डिजेनरेशन हो जाएगी फॉलिकल्स की, क्योंकि बेसिकली मैचुरेशन करवाता था फॉलिकल्स की, तो फॉलिकल्स की मैचुरेशन नहीं होगी, लैक ऑफ मैचुरेशन हो जाएगी फॉलिकल्स की और सब कॉर्टिकल सिस बन जाएंगे, जिसकी वजह से ओवरीज आपके एनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी यही बताया गया कि इंक्रीज होगा एलएच, इंड्यूस करवाएगा एक्सेस एंड्रोजन की प्रोडक्शन आपके थीका सेल्स की, जिसकी वजह से जब एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं बॉडी में तो वो क्या काज करते हैं, हिर्सुटिज्म कॉज करते हैं, यानी कि एक्सेस हेयर हो जाएंगे जिस तरह के मेल पैटर्न के ऊपर, ठीक है, जैसा मेल्स में होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन्स जो है वो कन्वर्ट होंगे एस्ट्रोजन के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ में भी, और एस्ट्रोजन का जो फीडबैक है वो डिक्रीज़ करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज़, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टिक डिजेनरेशन हो जाएगी आपके फॉलिकल्स में। अब हाई लेवल्स जो सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन के होते हैं ये इंक्रीज़ करेंगे रिस्क एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए भी। अब एक पेशेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी आपके पास, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पेशेंट किस तरह आएगा, यूजुअली ओबीज यंग वुमेन होगी, ठीक है, और वो कंप्लेन करेगी इनफर्टिलिटी की, ठीक है, ओलिगोमेनोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की, और हिर्सुटिज्म होगा, यानी कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी उसके अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं ये बेसिकली जो है आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है ये एसोसिएटेड होती है ओबेसिटी के साथ, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ, प्री मेच्योर जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उनके साथ, यानी कि जब आर्टरीज़ जो होती हैं उनके अंदर उनकी थिकनिंग हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर प्लैक डेपोजिशन की वजह से, तो उसके अंदर भी बेसिकली आप देखते हैं कि वो भी एसोसिएटेड होता है जो आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है उसके साथ। अच्छा, जब हम हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन करेंगे आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में तो क्या हमें मिलेगा,
थिक एंड फाइब्रोटिक ओवेरियन कैप्सूल जो होगा वो थिक एंड होगा, फाइब्रोटिक होगा, उसके अंदर मल्टीपल फॉलिकुलर सिस्ट आप देख सकते हैं जिनको लाइन किया होगा ग्रेन्युलोजर सेल्स ने, और हाइपरप्लास्टिक ल्यूटिनाइज्ड थीका इंटरना होगा, यानी कि थीका इंटरना जिसका हाइपरप्लेजिया हो चुका होगा, ठीक है, वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। जो कॉर्टिकल स्ट्रोमा है उसका भी फाइब्रोसिस हो चुका होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे ओवेरियन ट्यूमर्स। ओवरी में हम देखेंगे बेसिकली 3 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाते हैं ये सरफेस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, जो कि सराउंड करते हैं आपके ओवरीज को, ठीक है। जर्म सेल्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। और आपके पास सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल्स आ जाते हैं। सेक्स कॉर्ड मीनिंग फॉलिकुलर सेल्स, जहाँ से फॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ स्ट्रोमल सेल्स यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपको पता है, ठीक है। आपके ट्यूमर्स जो हैं वो अराइज कर सकते हैं इनमें से किसी भी टाइप ऑफ सेल से, ठीक है। सरफेस एपिथेलियम से जो अराइज करेंगे उनको हम कहेंगे सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, जो कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं सीरियस ट्यूमर्स, म्यूसिनस ट्यूमर्स, एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स, क्लियर सेल ट्यूमर्स, प्रेनेट ट्यूमर्स, ठीक है। जर्म सेल से अराइज करेंगे जर्म सेल ट्यूमर्स, ठीक है। जर्म सेल्स जो है बेसिकली टोटिपोटेंट होते हैं, ये किसी भी तरह के सेल टाइप को जो है बेसिकली गिव राइज कर सकते हैं, किसी भी तरह के सेल बना सकते हैं, ठीक है। इवन की कंप्लीट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी हो सकती है इनसे, ठीक है। तो जर्म सेल ट्यूमर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेराटोमा विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसजर्मिनोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा। फिर हमारे पास सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स आ जाते हैं जिसके अंदर ग्रेनुलोसा या थीका सेल ट्यूमर्स आ जाते हैं, फाइब्रोमा आ जाता है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। WHO क्लासिफिकेशन ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर्स, जो कि प्रॉफ के अंदर बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। वो आपने बतानी है, ये टेबल जो है आपके बिग रॉबिन्स के ऊपर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर सबसे पहले वो बताया गया है। उसके अंदर आपके पास सीरियस ट्यूमर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बिनाइन भी होते हैं, बॉर्डर लाइन भी होते हैं, मेलिग्नेंट भी होते हैं। बिनाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि सिस्ट एडिनोमा यानी कि सिस्टिक कंपोनेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट है, और अगर इसके साथ साथ उसके अंदर स्टोमल कंपोनेंट भी है तो सिस्ट एडिनोफाइब्रोमा उसको कहा जाएगा, ठीक है। जो आपके पास बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स होते हैं वो बेसिकली लाई करते हैं बिटवीन द बिनाइन एंड द मेलिग्नेंट, के ना ही वो बिनाइन होते हैं और ना ही अभी वो कम्प्लीटली मेलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका बेटर प्रोग्नोसिस होता है जो क्लियरली मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनसे, लेकिन ये कैरी करते हैं मेटास्टेटिक पोटेंशियल, ठीक है। उसी तरह फिर आगे आपके जो है म्यूसिनस ट्यूमर्स जो हैं वो दिए गए हैं, जो कि बेसिकली ये एंडोसर्वाइकल लाइक होते हैं या इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स लाइक जो होती है ना इनकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। उसमें भी उन्होंने आपको बिनाइन, बॉर्डर लाइन, मेलिग्नेंट बताए हुए हैं। इसी तरह सब जो है ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन जो है वो आपको नीचे दी गई है और इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स जो हैं बेसिकली वो, ठीक है। सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स जो है मेजॉरिटी जो है आपके सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की ये राइज करती है बेसिकली जो फिब्रिएटेड एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होता है उससे, या जो आपकी ओवरी का कॉर्टेक्स होता है उसमें जो एपिथेलियल सिस्ट बन जाते हैं उनसे ये राइज कर सकते हैं। जो आपकी कॉर्टिकल सिस्ट की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, ठीक है, वो डिराइव होती है आपकी डिस्प्लेस्ड ओवेरियन सरफेस से या लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब से। अब वो जो एपिथेलियम होती है या तो उसका मेटाप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है, या उसकी नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी एंड इट गिव राइज टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट एपिथेलियल ट्यूमर्स, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट इसकी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं जो आपके सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इसके अंदर टाइप 1 एंड टाइप 2 ट्यूमर्स के अंदर। टाइप 1 में आपके पास लो ग्रेड सीरियस ट्यूमर्स आ जाते हैं, एंडोमेट्रियोइड आ जाते हैं, म्यूसिनस ट्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। और टाइप 2 के अंदर आपके पास हाई ग्रेड सीरियस कार्सिनोमा आ जाता है, ठीक है जी। अब टाइप 1 में हम देखते हैं सिस्ट एडिनोमा है यानी कि बिनाइन ट्यूमर है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस हुई है, ठीक है, वो आगे प्रोग्रेस करेगा बॉर्डर लाइन ट्यूमर के अंदर, जो कि विच फर्दर गिव राइज टू दी टाइप 1 ट्यूमर्स विच कैन आइदर बी लो ग्रेड सीरियस कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर और म्यूसिनस ट्यूमर, ठीक है। जबकि टाइप 2 में आप देखते हैं कि जो फिब्रिएटेड एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है वहाँ से सीरियस ट्यूबर इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा जो है उसकी मेटास्टेसिस हुई है ओवरी के अंदर, वो भी गिव राइज कर सकता है टू दी टाइप 2 जो है ट्यूमर हाई ग्रेड सीरियस कार्सिनोमा के अंदर। यहाँ कोई इंक्लूजन सिस्ट यानी कि इन्वेजिनेशन हो गई है आपके जो सरफेस एपिथेलियम की, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ठीक है, तो वो भी जो है वो
आगे डेवलप कर सकता है हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो नलीपैरिटी वो वुमेन जिन्होंने अभी किसी बच्चे को बर्थ नहीं दी, ठीक है, ये अनमैरिड वुमेन है, ठीक है, या मैरिड वुमेन है जिनके लो पैरिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, म्यूटेशन BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन जो कि एसोसिएटेड होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर देती हैं रिस्क आपके ओवेरियन ट्यूमर्स का। जबकि जो प्रोलॉन्ग यूज़ होता है आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को, वो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ दी ओवेरियन कैंसर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले स्टडी करते हैं सीरस ट्यूमर्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक